तो आज आपकी कथा नटी हाजिर है मृदुला गर्ग की एक कहानी के साथ, और कहानी का नाम है मीरा नाची। यह कहानी अगर हम कहें कि मीरा नाची तो उसमें क्या दिखता है? हमें दिखती है लगन, हमें दिखती है एक तरह की जिद, आज़ादी की गहरी चाह, अपने ढंग से प्रेम करने की, अपने कान्हा को प्रेम करने की गहरी चाह। लेकिन जो कहानी मैं पढ़ रही हूँ वैसे एक प्रेम कहानी नहीं है, ये एक किशोरी की कहानी है। नमस्कार माला जी, और नाम है मीरा नाची। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अजब गजब कहानी है यह। धारो धार बारिश के बाद धूप निकली थी, चटकीली चमकीली। हवा भी चल रही थी बरस लेने के बाद की, साफ तेज तेज, वैसी नहीं जैसी झड़ी लगने से पहले चली थी, उठती गिरती सांस की तरह, चलने भर की खातिर। उमस जस की तस, दो चार लंबी सांस भरी तो भर लो रह रह कर, जब जब दुपट्टे का छोर हिले। वैसी उमस भरी हवा, लेकिन नहीं, अब हवा चल रही थी बारिश के बाद की। अब हवा रो लेने के बाद की तरह धुली और स्वच्छंद थी। पेड़ों की फुनगियां यूं नाच रही थीं कि जड़ें जमीन में गहरे धंसी न रहती तो आसमान में उड़ जाती। मैं अपनी छत पर गीले कपड़े फैला रही थी। धूप निकल आने का मेरे लिए यही मतलब था, कपड़े धो लिए, छत पर फैला दो। बारिश में कपड़े भीग गए, अंदर कर लो। सूरज निकल आया, दोबारा बाहर डाल दो। कपड़े सूख गए, उठा लो। चलो, इस बहाने रोज 2-4 बार छत पर तो जाना मिलता था। औचक फुहार पड़ जाए तो 1-2 बार और। कपड़े डालते डालते और उठाते हुए मैं ठिठक कर इधर उधर देख लिया करती थी। सामने वाले मकान की बरसाती ठीक नज़र की सीध में थी। उसकी खिड़की से एक मेज कुर्सी दिखती थी। वहाँ एक लड़का बैठा हमेशा पढ़ता रहता था। सुबह हो शाम हो, कभी मैं देर से ऊपर जाती, देर क्या, कभी बादलों की वजह से अंधेरा जल्दी गहरा जाता तो मेज पर लैंप जला रहता। तब वह मुंह पर पड़ रही सीधी चमकीली रोशनी में पढ़ता दिखता। अरे, यह क्या हर वक्त पढ़ता ही रहता है? कुछ और नहीं है करने को इसके पास? आज मैं कपड़े डाल लेने के बाद नीचे नहीं उतरी, छत पर पड़ी खाट पर पसर गई। माँ मंदिर गई हुई थी ना, ढेर सारे काम बतलाकर। बर्तन रगड़कर माजना, कड़ाही में कलौच छोड़ी तो देख लेना, दाल पका लेना, चावल चुक्कर भिगो देना, सब्जी काट के रखना, और तब मैं आकर देखूंगी कि अभी चढ़ानी है या शाम को। कपड़े धोकर धूप में डाल लेना पहले, पता नहीं कब तक रहे धूप। और अचार को धूप दिखा देना, समझी? आज स्कूल में छुट्टी है। कल सालाना जलसा था उसकी खुशी में। स्कूल की लड़कियां बाहर घूमने जाने की तैयारी में होंगी। मुझे तो माँ ने जलसे में भी नहीं जाने दिया था। सारा काम वैसे ही पड़ा था, बस कपड़े धुले थे। कर लूंगी, 5 मिनट आकाश देख लूं, कैसा खुला नीला आसमान है, उस पर बतखों से तैरते हल्के फुल्के सफेद बादल, बरसने वाले नहीं, बरस लेने के बाद वाले। 2-4 बूंद बचा पानी भीतर समेटे, हवा के साथ उछल कूद मचाते बारिश के बाद भागते हुए आते हैं, शैतान बच्चों की तरह जो हमेशा देरी से स्कूल पहुंचते हैं। भागते दौड़ते आने पर भी प्रार्थना की पंक्तियों तक समय रहते नहीं पहुंच पाते और रोज सजा पाते हैं।
पर जाने किस मिट्टी के बने होते हैं कि मस्त रहते हैं। अगले दिन फिर उसी तरह रास्ते में पड़े कंकड़ से खेलते आगे बढ़ते हैं और स्कूल देरी से पहुंचते हैं। सब कहते हैं कुछ नहीं बनेगा इनका, बड़े होकर आवारागर्दी करोगे तुम। आवारागर्दी में क्या मौज है? अरे मैं क्या जानूं क्या मौज है, वे जानते होंगे तभी ना करते हैं। लड़कियों से कोई नहीं कहता, कोई कहते हैं पढ़ लिख लो वरना कोई ढंग का लड़का नहीं मिलेगा। सारी उम्र हमारी छाती पर मूंग दलोगी। पढ़ पढ़ कर थक जाओ और सुस्ताने को जरा बिस्तर पर अधलेटे हो जाए तो कहेंगे अहदन हो जाओगी तो कौन पूछेगा ससुराल में। आजकल के लड़के पतली छरहरी लड़की चाहते हैं, मुटा गई तो ढंग का लड़का जैसे सामने वाला हर वक्त पढ़ता रहता है। भोंड दो। आवारा बादलों से नजरें हटाकर मैंने सामने खिड़की पर डाली। बैठे पढ़ रहे होंगे बेचारे किताबी कीड़े हमेशा की तरह। और यह क्या, वह तो छत की मुंडेर के पास खड़ा नाच रहा था। बारिश में मोर नाचते हैं, नई धुली धूप में पागल। हाय बेचारा, पढ़ पढ़ कर पगला गया, कहीं कूदकर मेरी तरफ ना आ जाए। मैं झटपट उठ बैठी। ख्याल आया ऐसे उसे दिखाई दे जाऊंगी, फिर चित हो गई। नहीं, कूदकर यहाँ कैसे आएगा? दोनों छतों के बीच पूरी गली का फासला है। लेटे लेटे फैला आसमान दिखता तो बाकी दूरियां दिखनी बंद हो जाती हैं। मैं उठकर बैठ गई। हाय क्या नाच था उसका। पेड़ों की डालियां जैसे एक तरफ झुकती वह भी झुकता, फुनगिया सिर झटक सीधी होती वह भी होता, हाथ गोल गोल घुमाता जैसे बलैया ले रहा हो, फिर आगे फेंक देता, फेंकता ही जाता, पैरों में थिरकन आ जाती। तत्ता तत् ताता थे तथे तथे थे ताता थे तथे तथे थे ताता तत् ततत ततत थे ताता तत् ततत ततत तत् ताता थे तथे तथे थे ताता थे तथे 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 थे तथे तथे थे तथे तथे। फिर गोल गोल चक्कर। दिग्धा दिग्धा थे दिग्धा दिग्धा थे तत् तत् धा तिर किट कत। मुझे चक्कर टुकड़ों का क्या पता, मैंने कौन कथक सीखा है। स्कूल में क्लास लगती थी, पढ़ाई खत्म होने पर मेरे साथ की लड़कियां सीखती थी। मेरा कितना मन करता है नाचने को। पूछने पर माँ ने चोटी खींचकर उखाड़ी दी थी समझो। नाच सीख कोठे पर बैठे की करम चली, सीख ले। बाकी लड़कियां सीखती थी तो 5-10 मिनट रुक कर देख लेती थी, सुनकर कुछ बोल रट गए थे। ये सब झट याद हो जाता है मुझे। पढ़ाई के नाम पर गोल। कल के जलसे में प्रोग्राम था उनका, रोज घर पर रियाज करती थी। बस एक दिन देखा था मैंने। माँ को मेरा इसके उसके घर जाना पसंद नहीं था। कल जलसे में भी तो बादलों में कुलबुलाती छोटी बुंदकियां बाहर छिटक ही आईं। बालों पर गिरी तो गिरी, आंखों की कोरों पर भी टिक रही। जाने दो। देखो तो कैसी मस्ती में नाच रहा है सामने वाला पढ़ाकू। एक बात मैं जानती हूँ, यह जो कर रहा है कथक नहीं है। यह तो अपनी मौज में जैसे मन आए नाच रहा है। मैं भी नाचूं, यहाँ कौन देखेगा। मैं होले से छत पर उतरी। नहीं, पैरों की धमक कहीं माँ ने सुन ली, अपनी धुन में उनके लौटने का पता भी नहीं चलेगा, सिर कलम कर देंगी। छत पर किसे रिझाने को नाच रही थी राण? यह किसे रिझाने को नाच रहा है? मैं ठिठकी खड़ी रह गई, कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया। मिश्रा बहन जी कहती थी, रिमझिम होने पर मोर भी मोरनी को रिझाने को ही नाचते हैं। माँ के सामने मुंह से निकल गया था तो एक करारा झापड़ सीध किया था मुंह पर। यही सब पढ़ने स्कूल जाती है तू? गांव में थे तो ठीक था, शहर से पिताजी पैसे भेज देते थे,
मैं गांव की पाठशाला में पढ़ती थी और औरों से अव्वल रहती थी। यहाँ की तरफ सड्डी नहीं। फिर पता नहीं क्या हुआ, पैसे आने बंद हो गए। माँ रोई कल्पी थी। उससे पिताजी का हाल पता किया था और एक दिन पता दिए बिना मुझे लेकर शहर चली आई थी। दोनों के बीच जो महाभारत हुआ क्या बतलाऊं। पिताजी ने माँ को घर से बाहर ढकेल दिया और साथ में मुझे भी। घर में ताला डाल चले गए। माँ मुझे लेकर बरामदे में डटी रही भूखी प्यासी। मेरे तो प्राण ही निकल गए थे भूख के मारे। पड़ोस में मिश्रा टीचर रहती थी। मुझे रोते सुना तो अपने घर ले जाकर के खिलाया पिलाया। माँ ने नहीं खाया, अनशन किए बैठी रही। 3 दिन बाद पिताजी आए तो पड़ोसी थू थू करते मिले। माँ भूख से अधमरी और मैं डर के मारे। सिर पीट उन्होंने दरवाजा खोल दिया और हमें अंदर कर लिया। कुछ दिन ऐसे ही चला, रोते झीकते गाली गलौज सहते, फिर ठीक हो गया, या हमें आदत ही हो गई इसकी। मिश्रा टीचर ने मुझे स्कूल में भर्ती करवा दिया। पिताजी को छोड़ माँ मेरी चौकीदारी में लग गई। उनका बस चले तो घर से बाहर कदम न रखने दे, स्कूल तक न जाने दे, पर तब ढंग का लड़का नहीं मिलेगा ना। ओ राम, मरेगा क्या? यह तो नाचते नाचते पानी की टंकी पर जा चढ़ा। अब और मुस्तैदी से हाथ चला रहा है, सिर उठाकर आसमान में क्या ताक रहा है। अरे नीचे देख, नीचे बित्ते भर की टंकी है। बेख्याली में पांव फिसल गया तो सिर के टुकड़े हो जाएंगे। 3 मंजिल ऊपर है पागल। हाय, कैसे सधे पांव रख रहा है मरा। मुंडेर तक आता और पलट लेता है नाचते नाचते। मेरा दिल मुंह में आ जाता है। इसे तो घनाभ्यास है रे नाचने का। हर वक्त तो किताब में सिर घुसेड़े रहता था, रियाज कब किया? मैंने तो पहले कभी नहीं देखा इसे नाचते। 6 महीने से तो देख रही हूं बराबर, बरसाती में घुसा पड़ता रहता है। हाँ, उससे पहले इसमें एक अधेड़ पति पत्नी रहते थे। औरत छत पर बैठी कुछ न कुछ चुपती बिनती रहती थी। पता नहीं कपड़े कब धोकर डाल देती थी। छत पर बंधी डोर पर लटके कपड़े फरफराया करते थे हवा भरे गुब्बारों से। माँ मेरा कान पकड़ के दिखला जाती थी, देख कमजात, ऐसे फैलाए जाते हैं कपड़े, दोनों सिरों पर चुटकी लगाकर। मैं फैलाती तो कभी डोर कम पड़ जाती तो कभी चुटकियां। उसके हवा भरे कपड़े मुझे बहुत प्यारे लगते थे। फूंक मारो तो आसमान में उड़ जाए तेज तेज। जैसे इसका नाच तेज होता जा रहा है, हर पर कूद कूद कर हाथों को फिरकी जैसे घुमाए चला जा रहा है। अरे ऐसे तो गांव में लड़के पतंग उड़ाया करते थे। लो, मैं भी एक ही बुद्धू, पतंग ही तो उड़ा रहा है। माझा पतंग नहीं दिख रहा, इसी से लगा हवा में नाच रहा है कहाँ पतंग? उधर होगी पश्चिम में। वह उधर ही ताके जा रहा है, पर कहाँ, किधर? मैंने गर्दन उठाकर आसमान में ताका। देर तक उधर जिधर वह देख रहा था कुछ नहीं मिला। मैं आगे बढ़ी, अपनी छत की मुंडेर पर आकर नीचे झुकी, पंजे पर खड़े होकर झांका। सूरज की चौंध से बचाव करने को हाथ की आड़ लेकर घूरा, कहीं कुछ नहीं दिखा। कहाँ है पतंग? कैसी है? किन किन रंगों की? हाय, पतंग उड़ाने में कितना मजा है। हरिया के बापू कहते थे, झीसी में पतंग ना उड़ाई तो जन्म कारत। पर लड़कियों को कहाँ मिलती थी उतनी छूट। खुले मैदान में खड़े होकर उतने ही खुले आकाश में पतंग के साथ ऊपर उठते जाने की। बहुत हुआ तो छीट छीट पड़ती बुंदकियों के नीचे बंधी बंधाई पेंग भर झूल लो बस। माँ मुझे घसीट कर भीतर कर लेती थी, पर मैं मौका देखकर भाग जाती थी। पड़ोस के हरिया के साथ चुपचाप खेतों के पार जाकर पतंग उड़ाती थी। माँ को पता ही नहीं चलता था, चल भी जाता तो झिड़क भर देती थी। तब ऐसे नहीं मारा करती थी वहाँ गांव में, न कोस कोस कर ताने देती थी जैसे यहाँ देती हैं। अरे रंडी बनेगी तू उसकी तरह, गैर मर्दों को रिझाएगी। किसकी तरह? पूछा था सिर्फ एक बार। माँ ने वह धुनाई की थी कि पड़ोस की मिश्रा आंटी को आकर बचाना पड़ा था। कसम धरा ली थी माँ से कि अपनी खींच मुझ पर नहीं उतारेंगी। वैसी भयानक पिटाई फिर उन्होंने नहीं की। पर कभी कभी लगता है जबान की मार से हाथ की मार भली, उस पर हर वक्त की पहरेदारी।
छत पर अकेले इसलिए जाने देती हैं क्योंकि उनके पैर गठिया के दर्द से लाचार हैं। पर जरा ठहरकर सुस्ताई नहीं कि नीचे से उनकी चीख चिल्लाहट आने लगती है। अरे पापिन, कहाँ मर गई? चुड़ैल खा गई या जिन्न ले गए तुझे? शुरू शुरू में लंगड़ाती हुई माँ ऊपर पहुंच जाती थी। जब दूर दूर तक कोई जवान आदमजात न दिखा तो ढीली पड़ गई। इसे नाचता देख लेती तो हे राम, मैं कांप गई। आ तो नहीं गई, बाहर ताला मारकर चाबी साथ ले गई है। आएगी तो दरवाजा भी नहीं खटखटाएंगी, भूतनी की तरफ बेआवाज भीतर तक पहुंच जाएंगी। देखाऊं जरा नीचे जाकर। अरे अरे रुक रुक, क्या कर रहा है? टंकी के किनारे क्यों आ लगा? ओह, पलट लिया। वह रही चरखी उसके हाथ में। हाथ आगे फेंक बराबर खोले ही जा रहा है, सिर को भी और ऊपर उठाकर आसमान में ताक रहा है। यानी पतंग और दूर और ऊपर पहुंच चुकी है। उसे दिख रही है तो मैं क्यों नहीं देख पा रही? एक बार फिर मैंने गर्दन और पंजों की कसरत करके उस छोर देखने की कोशिश की। कुछ नहीं मिला। बीच में पेड़ आ रहा था, शायद नीम का। इतना चट्ट लंबा घना क्यों होता है भला? आर पार कुछ दिखाई नहीं देता। नीचे जाकर देखूं, गली में दिखा है शायद। मैं भागती हुई नीचे उतर आई। दुपट्टे को कसकर लपेट दरवाजे पर हाथ मारा तो याद आया, उफ, बाहर ताला लगा है। उसी तरह दौड़ती हुई वापस ऊपर जा पहुंची। वह वैसे ही नाच रहा है। उसे क्या पता मैं छत पर थी या नहीं। भोंदू, एक बार नजर पतंग से हटा भी सकता है आदमी, पर नहीं। यही तो बात थी। मेरे गांव के लड़कों जैसा नहीं था इसका पतंग उड़ाना। एक ताल थी उसके पैरों के थिरकन में, एक लय पर झूम रहा था उसका बदन, गीत फूट रहा था उसके हाव भाव से। मेरा मन हो रहा था मैं भी गाते गाते नाच उठूं। पग घुंघरू बांध मेरा नाच ही रे। जन्माष्टमी की शाम मंदिर के पुजारी जी नाच उठे थे, जैसे गाते गाते। भजन गाती औरतें भी आत्म विभोर हो ऐसे हिल रही थी जैसे बैठे बैठे नाच रही हो। मां की आंखों से आंसू बह रहे थे। कितना अचरज हुआ था मुझे। बिना कोसने दिए उन्हें कभी रोते नहीं देखा था मैंने। अपना मेरा किसी का भी ध्यान नहीं था उन्हें। तभी ना मैं दीदे फाड़कर सब तरफ ताक रही थी और कोई टोका टाकी नहीं। अनचाहे अनजाने मेरे मन में उनके लिए दया और प्यार उमड़ आया था। अपने में डूबी आत्मविभोर माँ कितनी अच्छी लगी थी मुझे। आत्मविभोर, हाँ, असली बात वही थी, लय ताल नहीं, आत्मविभोर। छत की टंकी और मुंडेर पर उसका नाच खेत में पतंग उड़ाते मेरे संगी साथियों जैसा ही होता अगर उसके मेरे पांव बराबर बराबर जमीन पर पड़ रहे होते और बीच बीच में हम गपशप करते या हो हल्ला मचा रहे होते। पर वह तो ऐसे पतंग उड़ा रहा था जैसे पतंग उड़ाने के सिवा कुछ जानता ही ना हो। उसकी नजर सिर्फ उसे देख रही थी, मैं कहीं नहीं थी उसकी आंखों के दायरे में, और ना कुछ और। डोर को ढीला छोड़ते या वापस खींचते उसके हाथ चरखी का हिस्सा बने हुए थे। तभी ना इतनी देर तक मुझे चरखी दिखी ही नहीं। पांव भी उसके बस उतनी ही दूर पड़ते थे जितना हाथों के संचालन के लिए जरूरी था। मेरी सांस अटक के रह गई। तब तो उसे मुंडेर भी नहीं दिख रही होगी। जरा खटका हुआ, तनिक ध्यान बटा तो सीधा नीचे आ गिरेगा। मैंने हिलना डुलना बंद कर दिया और सांस रोक कर उसे देखती रही। मेरी समझ में आ रहा था वह ठीक वैसे पतंग उड़ा रहा था जैसे रोज दत्तचित्त पढ़ाई करता था। मुझे स्कूल में पढ़ी अर्जुन की कहानी याद आ गई। द्रोणाचार्य ने चिड़िया पर निशाना लगवाने से पहले शिष्यों से पूछा, तुम्हें क्या दिखलाई पड़ रहा है? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। अर्जुन ने कहा उसे केवल चिड़िया की आंख दिख रही थी। अब जाकर कहानी मेरी समझ में आई। एक मैं हूं, सारी दुनिया दिखलाई देती है, बस चिड़िया की आंख नहीं दिखती। कितनी नकारा हूं। माँ इतना डांटती है, पढ़ाई में मन नहीं लगा पाती। उनकी छोड़ो, वे कुछ नहीं जानते। पर मिश्रा टीचर तो ढंग के लड़के का रोना भी नहीं रोती। वो कभी नहीं कहती लड़का नहीं मिलेगा। वे कहती हैं पढ़ाई में ध्यान लगाओ
मन को शांति मिलेगी, मस्तिष्क के द्वार खुलेंगे, जो चाहोगी कर सकोगे। पर मेरे पास ध्यान है ही नहीं। एक मन है जो जाने कहाँ कहाँ भटकता रहता है। माँ पर हरदम गुस्सा आता रहता है, और पिताजी वे तो कभी आंख उठा करके भी नहीं देखते मेरी तरफ। हम गांव छोड़कर क्यों आए? वहाँ पाठशाला में पढ़ रही थी ना, ऐसे डर कर नहीं रहना पड़ता था। लगता है इस घर से निकलूंगी तभी मुक्ति मिलेगी। फिर सोचती हूँ पिताजी जैसा लड़का मिल गया तो मैं भी माँ की तरह नहीं, वैसी दुखी, निर्दयी, झगड़ालू, बदसली का औरत नहीं बनना चाहती मैं। पर मेरे चाहने से क्या होता है? अभी मैं पतंग उड़ाना चाहती हूँ, उड़ा सकती हूँ क्या? उसका क्या है, लड़का है, चाहे कुर्सी पर बैठ के पढ़े, चाहे छत पर नाच कर पतंग लहराए, अपनी मर्जी का मालिक है। न डांट फटकार, न ताने, न कोसना, न अच्छे लड़के की प्रतीक्षा में जेल की कैद। उससे कोई नहीं कहता पैदा होते क्यों न मर गई डायन। लड़का हुआ मर गया, और यह चुड़ैल जीती रही। उस जैसा ही रहा होगा मेरा भाई जो मर गया। जिंदा रहता तो हम मिलकर पतंग उड़ाते, पर क्या पता वह उड़ाता और मैं इसी तरह। हाय देखो कितनी बड़ी पतंग, काली नीली, सरसर बड़ी चली आ रही है हवा पर तीर सी हमारी तरफ। अरे पर यह तो उल्टी दिशा से आ रही है, पूरब से। पढ़ाकू तो ठीक पश्चिम में देखे जा रहा है। मर गए, यह तो किसी और की है, पीछे वालों मकानों से आई होगी, उसे तो पता तक नहीं। अरे मुड़कर देख भोंदू, काट देगी तेरी पतंग को। क्या आसमान में ठूठ उठाए बढ़ाए लिए चला जा रहा है तू? देख देख, मैं चिल्लाने को ही, फिर आवाज घोट करके जड़ रह गई। मैं चीखी और उसका ध्यान बटा तो कट्टी पतंग सा नीचे आ गिरेगा गली में, हड्डी पसली बराबर हो जाएगी। मर करम जले, ऐसा भी क्या ध्यान के दुश्मन तक ना दिखे। फर्राए चली आ रही, काट कर छोड़ेगी हमारी पतंग। किस रंग की है, कहाँ है, मरी दिखे भी कहीं? देख ना, घूम कर देख तो सही, कटने मत दीजिए अपने पतंग को। देख देख, मैंने अपना पूरा ध्यान उसकी आंखों में समो दिया। उसकी गर्दन जरा घूमी, चरखी पर हाथ और मुस्तैदी से चलने लगे। मांझे को खींचकर सीधा किया, तनिक मुड़ा, ढील देने को हाथ ऊपर उठे, मांझा छोड़ा, फिर खींचना शुरू। देख ली काली पतंग पीछे हटी, उसके हाथ छाती पर वापस लौट आ रहे हैं। आहा, काली पतंग और पीछे खिसकी, पर हमारी क्यों नहीं दिखलाई दे रही। मैं मुंडेर से सटकर आगे को लटक गई। फर फर उड़ती आती अपनी पतंग देखूंगी, देख कर रहूंगी। वो काटा, मैं चीख पड़ी। हमारी पतंग कितनी सुंदर थी, चटक लाल और हरी, फरफराती हुई आई, पंजा मार काली पतंग की गर्दन उड़ा दी। फिर लहराती हुई सामने की छत पर बढ़ने लगी। दत्त चित्त वह मांझा समेट रहा था। उसके पैरों की ताल में फर्क नहीं आया था, न गर्दन की लगन में। बस आसमान में टंगी दृष्टि हथकर सामने चिपक गई थी। पतंग जो वहां थी, मेरी नजर भी वहां जमी थी। हाय, कैसी नई नकोर चमकीली पतंग थी। वह मांझा खींचता गया। अब पतंग उसकी छत के ऊपर थी, अब उसकी आंख के सीध में, अब उसके हाथ में। अभी वह कटी पतंग लेने दौड़ेगा। गिर रही थी धीरे धीरे, सीधे नहीं, हवा तेज थी ना, बहाए ले जा रही थी थपेड़े देकर इधर उधर। कौन जाने गली में गिरे या अधबीच पेड़ पर लटक कर रह जाए। भगवान करे नीचे गिरे, वह भागता हुआ जाएगा और पतंग लूट लाएगा। वह बड़ी एहतियात के साथ टंकी से अपनी छत पर उतर आया। मैं ताली बजा उठी, अभी लेकर आया कटी पतंग। वह नीचे उतरा ही नहीं। अपनी पतंग चरखी लिए बरसाती में घुस गया। भोंदू, पागल, तू नहीं लूटता तो मैं लूट लेती हूँ। जीती पतंग कोई छोड़ता है भला? नीचे ताला पड़ा है, गली में निकलूंगी कैसे? यहीं लूटनी होगी। झटक मटक थपेड़े खाती काली नीली पतंग मेरी छत के करीब आ पहुंची थी। मैंने चील की तरह झपट्टा मारा, पर वह हाथ छू करके निकल गई।
मैं नीचे को लटकी हाथ मारती रही, पर वह लपक में नहीं आई। कुछ देर इतरा इतरा कर यहाँ वहां डोली, फिर नीम की डाली में फंसकर बैठ गई। वहां पहुंच पाना मेरे लिए नामुमकिन था। मुझे रोना आने लगा। मनुआ चिल्ला कर कहूं, ओ बावले, इधर आकर अपनी पतंग को उतार। ऐसा कौन बड़ा लाट साहब है, जीती चीज भी छोड़ सकता है तू। मैंने देखा वह तो कुर्सी पर बैठा पड़ रहा था। मेरा रोना निकल आया। खाट पर बैठ के सुबकने लगी। मां के आने का पता तब चला जब उसका घूंसा पीठ पर पड़ा। यहां बैठी तिरिया चरित्र कर रही है कमजात, नीचे सारा काम आंधा पड़ा है। मैं चीख कर रोती, हाय पैर में मोच आ गई, चल नहीं पाती। हाय। मां ने एक घुसा और जमाया, मर करम चली, देख कर नहीं चला जाता, अब उठ नीचे तो चल, देखूं मल मला दूं। उन्होंने पैर पर हाथ लगाया तो मैं चिल्ला उठी। अब मुझे क्या पता मोच आने पर कैसे चला जाता है, कितना लंगड़ाओ कितना नहीं। जमीन पर पांव रखा तो फौरन समझ जाएंगी कि कोई मोच वोच नहीं आई। चुप कर, चिल्लाओ मत, सारा मोहल्ला जमा करना है क्या, मां ने कहा। फिर अनिश्चित सी खड़ी हो गई। मैंने सामने झांका, सुन लिया क्या मोहल्ले ने? कहां, बेवकूफ तो वैसा का वैसा बैठा पड़ रहा था। एक बार उठकर देख तो, मां ने मेरी बांह पकड़ खींचकर कहा। मैं इतनी जोर से चीखी कि उनकी पकड़ छूट गई। हड्डी तोड़ा बैठी क्या? हे परमात्मा, नासमीटी मरती भी नहीं। अच्छा बैठ, मिश्रा बहन जी को बुला कर लाती हूँ। मेरे तो घोड़े वैसे ही बेकार पड़े हैं, अब तुझे ढूंढ कि अपने को। मिश्रा बहन जी, उन्हें तो छूते ही पता चल जाएगा, क्या करूं? अच्छा आने दो, अकेले में बात करने को मिले तो समझा दूंगी, और जो हो मां से चुगली नहीं करेंगी। मुझे पूरा भरोसा था, पर होना तो अकेले पड़ेगा ना। हाय मां। आवाज में मिश्री घोलकर मैं कराहती कोसती मां से बोली, कैसे करोगी तुम अकेली? उन्हीं को भेज देना ऊपर। तुम कहां गठिया में ऊपर नीचे फिरोगी? पहले तो कभी ऐसी नहीं बोली उनसे। मां ने चकित नजरों से मुझे देखा, चुप ऐसे हुई जैसे सांप सूंघ गया हो। आंखों में आंसू मरने को हुए, पर बोली कुछ नहीं। होठ भींचकर असमंजस पी गई और पीठ फेर लंगड़ाती हुई नीचे चली गई। मिश्रा बहन जी को तो मैं मना लूंगी, एक ही चीज चाहती है मैं मुझसे, कसम खाकर कहूंगी अब से ध्यान लगा के पढ़ूंगी, एकदम अर्जुन की तरह। बस इस बार मां की मार से बचा लूंगी, बचा लेंगी। अभी उनके आने में वक्त था। मैं उठी और छत पर पांव जमाकर ठीक वैसे ही नाचने लगी जैसे वह नाचा था। आत्मविभोर थई। मुझे लग रहा था मेरे हाथ में चरखी और मांझा है, और दूर आसमान में ऊपर लहराती पतंग